हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अकेडमी 2.0। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के ज्योग्राफी सब्जेक्ट एनसीईआरटी ज्योग्राफी का इकाई 5, ठीक है, इस चैप्टर का जो कि है बिहार कृषि एवं वन संसाधन। तो इकाई 5 जो है ना वो अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है। जैसे हमारा इकाई 1 था संसाधन, है ना। देखिए, जैसे संसाधन था तो संसाधन में हमने कितने तरह के संसाधन पढ़े। तो उसमें था प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, उसके बाद था हमारा वन्य संसाधन था। तो इस तरह से जो अलग अलग पार्ट में बटे हुए थे संसाधन, इकाई एक ही था यानी चैप्टर एक ही था, लेकिन वो अलग अलग पार्ट में बटा हुआ था, उसमें 5 पार्ट दिए गए थे। वैसे ही बिहार कृषि एवं वन संसाधन में भी अलग अलग पार्ट दिया हुआ है। तो इसमें का खनिज एवं ऊर्जा संसाधन हमने पढ़ लिया है, इसका क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिया है आपको, ठीक है। तो इसी में नेक्स्ट जो पार्ट है वो है बिहार उद्योग एवं परिवहन। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट में कहें तो इकाई 5 का जो पार्ट 3 है, इकाई 5 का जो पार्ट 3 वाला है, जो पार्ट है, इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर लघु उत्तरीय करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से सारे बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे, और चैनल पर जो भी बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कितने सारे इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल 12 प्रश्न है लघु उत्तरीय में, और दीर्घ उत्तरीय में है टोटल यहाँ पे 4 प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय तो आज नहीं करने वाले हैं हम क्या करने वाले हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठेंगे। वैसे उतना फास्ट तो आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने लिख के रखा है, बस आप लोगों को पढ़ के समझाना है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर क्लास खत्म होने के बाद फिर से आप लोग उसको देख करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे कि बिहार में जूट उद्योग पर आपको टिप्पणी लिखना है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, लगभग मेरे ख्याल से 40 से 50 वर्ड में आपको, 40 से 50 शब्द में आपको इसका उत्तर लिखना होता है, ठीक है। और इसका जो बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं उनको बता दें कि एसएसटी का जो पेपर होता है आप लोगों का, वो होता है 80 मार्क्स का, 80, ठीक है, 80 नंबर का होता है, क्योंकि 20 नंबर का आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा। तो 80 में आपका 40 जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और 40 सब्जेक्टिव में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हर सब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट में होंगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट जो है अलग अलग पार्ट में होंगे। जैसे इतिहास का अलग रहेगा, जैसे यहाँ पे लघु उत्तरीय लिखा है ना आपके पेपर में, ऑब्जेक्टिव के बाद लिखा रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और वहाँ पे रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका उसके पहले रहेगा इतिहास, ठीक है, इतिहास लिखा रहेगा, उसका लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, फिर उसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, फिर आप लोगों का भूगोल का होगा, उसमें भी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय, फिर होगा आपका नागरिक शास्त्र का, वो भी आपका क्या होगा, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय, अर्थशास्त्र, और फिर अंत में आपदा प्रबंधन, जो आपके ज्योग्राफी में ही आता है लास्ट में, लेकिन आपदा जो पार्ट होता है वो अलग कर देता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने बता दी हैं, क्योंकि हर बच्चा जो है वो न्यू है 10th क्लास में, तो 10th का पेपर कैसे होता है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट अभी के लिए है वो मैंने बता दिया है। बाकी आप लोग के पेपर में क्या क्या पूछता है, किस तरह से क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, उसका भी मैंने पिछले साल वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। नहीं तो मैं नेक्स्ट ईयर जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, उनके लिए भी ये सारी चीज़ें ले आऊँगी, आपको बताऊँगी कि आपका पेपर किस तरह से होता है, ठीक है, कितना टाइम मिलता है, किस तरह से लिखना होता है कि आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे किसी क्लास में बताऊँगी, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणी लिखते हैं यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने इस प्रश्न का उत्तर जो है वो लिख लिया है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, बस मैं आपको पढ़ के यहाँ पे समझा देती हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जूट बिहार का नहीं बल्कि पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। आज़ादी के पूर्व भारत में 110 जूट के कारखाने थे, और आज़ादी के बाद जूट पैदा करने वाले अधिकतर भाग बांग्लादेश में चले गए हैं, ठीक है, जिसके कारण इस उद्योग को भारी झटका लगा है, और जूट का उत्पादन बिहार के उत्तरी पूर्व जिलों में होता है। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने कटिहार, पूर्णिया और दरभंगा में है। वर्तमान में सिर्फ कटिहार का कारखाना जो है वो कार्यरत है। पूर्णिया और दरभंगा वाला मतलब जो कारखाना है वो अभी कार्य में नहीं है, ठीक है। जिस तरह से बुक में दिया था उस हिसाब से यहाँ पे प्रश्न का उत्तर जो है मैंने लिख दिया है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कहेंगे कि ये जो आपने लिखा है वो हमें याद करना पड़ेगा। नहीं फ्रेंड, आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं ना, डिटेल में चैप्टर को अच्छे से आपने 1 बाय 1 लाइन जो है वो अच्छे से पढ़ा हुआ है, फोकस के साथ ध्यान से अच्छे से पढ़ा है, तो आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई भी टॉपिक को डिटेल में अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो आप प्रश्न का उत्तर खुद से भी लिख सकते हैं। और अगर नहीं भी लिख पा रहे हैं तो आपको इतना ज़रूर, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो बच्चा ना लिखे, क्योंकि अगर वो टॉपिक पढ़ चुका है कि हाँ इस टॉपिक में क्या दिया है, जैसे जूट उद्योग के बारे में अगर आपने पढ़ा है
चैप्टर में जो चैप्टर दिया है उसमें अगर आपने पढ़ा है कि जूट उद्योग क्या है, किस तरह से कहाँ-कहाँ चलता है, इसमें क्या लिखा है, टिप्पणी लिखना था और टिप्पणी में मैंने क्या ही लिखा है कि किस एरिया में है, पास्ट में इस यहाँ पे जूट का क्या स्थिति था, कितने कारखाने थे, यही सब लिखा हुआ है ना, अभी कितने हैं और किस एरिया में है, यही इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं है ना। तो बस इतना ही लिखना है। तो अगर आप टॉपिक डिटेल में अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आप प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख देंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो याद भी कर लेंगे ना, तो उनको जल्दी हो सकता है कि वो बाद में भूल जाएँ। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग चैप्टर डिटेल में पढ़िए, टॉपिक को अच्छे से समझिए। कोई डाउट हो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो चैप्टर को डिटेल में पढ़िए, आपके हर प्रश्न का उत्तर वहाँ मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी आसानी होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बुक में अभ्यास में जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं वही वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके एग्जाम में आए। हो सकता है कि चैप्टर के अंदर से भी वस्तुनिष्ठ आए, तो अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आप नहीं लगा पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैं अपने साइंस मैथ जो क्लासेस होते हैं उसमें भी कहती हूँ कि आप चैप्टर को डिटेल में पढ़िए, क्योंकि मैथ में फॉर्मूला पूछता है, ठीक है, साइंस में भी आपको चैप्टर के अंदर से प्रश्न आते हैं, है ना। तो जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, फॉर्मूला तो आप ही को याद करना पड़ेगा, कुछ ऐसे फॉर्मूला हैं जो बन जाते हैं लेकिन कुछ नहीं बनते हैं, जो बना हुआ है वही आपको याद करना होता है। तो इस सब के लिए अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको चैप्टर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। नहीं तो अगर आप सोचेंगे कि एक दिन में हम पढ़ लें और मेरा नंबर अच्छा आ जाए, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल है ना? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, और जिन भी बच्चों को मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर इन सब का क्लास करना है, वो हमारे जो हमारा पहला चैनल है लर्निंग अकाडमी, आप वहाँ पर जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको साइंस, मैथ इन सब की क्लासेस जो हैं वहाँ पे होती है, आप लोग उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है हमारे फर्स्ट चैनल का। तो अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और क्लास 10th में हैं, तो फर्स्ट वाले चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ मैं आपको साइंस की, मैथ की इन सब की क्लासेस जो है वो करवाती हूँ। ओके, चलिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने यहीं पे लिख लिया है, तो आपको बुक में देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, गंगा के किनारे स्थित महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों का उल्लेख कीजिए। यानी कि गंगा के किनारे स्थित, बिहार में यहाँ पे बोल रहा है, जितने भी महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं उनका आपको यहाँ पे उल्लेख करना है। तो फ्रेंड्स, गंगा नदी के दोनों ओर तटीय जिलों में दलहन का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए दलहने की छोटी मिलें विकसित हैं। ठीक है, इनमें बाढ़, मोकामा, बरबीघा, मोकामा, ठीक है, बरबीघा, शेखपुरा, पटना, बिहार शरीफ प्रमुख है। इसके अलावे तराई क्षेत्र में चावल कूटने की अनेक मिलें हैं। ठीक है, तो नदी किनारे यानी कि गंगा के किनारे स्थित जो भी औद्योगिक केंद्र है, आपको यहाँ पे वो बताना था, जो कि मैंने आपको लिख के बता दिया है। ठीक है, दोनों ओर तटीय जिलों में, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, दलहन का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, दलहन की छोटी मिलें विकसित है वहाँ पे, और फिर इनमें कौन कौन सा एरिया है वो नाम लिखा हुआ है, और उसके अलावा जो तराई क्षेत्र है वहाँ पे चावल कूटने की अधिक मिलें हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इन दोनों प्रश्नों का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया है, प्रश्न संख्या 1 और 2 का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, औद्योगिक विकास हेतु बियाडा के पहल को बताएं। तो बिहार के औद्योगिक क्षेत्र विकास के लिए बियाडा की स्थापना की गई। इस विकास प्राधिकार द्वारा कुछ साहसिक कदम उठाए गए, जैसे 2006-7 में 172.45 करोड़ रुपया परियोजना लागत वाली 15 इकाइयों को जमीन दी गई है। ठीक है, हाजीपुर में 5 करोड़ रुपए सामान्य मूल्य स्राव परिशोधन संयंत्र का निर्माण कार्य आरंभ हुआ, जो कि राज्य का पहला फूड पार्क भी विकसित होते जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा भागलपुर एवं बेगूसराय में हथकरघा पार्क, पटना हवाई अड्डे में कार्गो कॉम्प्लेक्स एवं फतुहा में अंतरदेशीय कंटेनर डिपो की स्थापना होने जा रही है। तो इस तरह से औद्योगिक विकास के लिए बियाडा का जो पहल है वो बहुत ही अच्छा है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कितनी सारी चीज़ें हमारे बिहार में विकसित हो रही हैं, कितना रुपया उसमें लग रहा है ये भी आप देख रहे हैं, कितने की परियोजना जो है वो, परियोजना की जो लागत आई है वो भी आप समझ पा रहे हैं। तो बियाडा का जो पहल है, आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, नई औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदु का वर्णन करें। नई औद्योगिक नीति क्या है, उसके मुख्य बिंदु को यहाँ पे आपको बताना है, उसका वर्णन करना है। तो नई औद्योगिक नीति 2006 के आने से वर्तमान राज्य सरकार द्वारा नए निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम के बाद इस प्रक्षेत्र में काफ़ी उत्साह बढ़ा है। राज्य में निवेश के 245 प्रस्ताव हुए हैं, जिनमें 57.84 हजार करोड़ रुपए निवेश प्रस्तावित हैं। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड इनमें से 115 प्रस्तावों को अनुमोदित भी कर चुका है, जिनमें कुल 40.72 हजार करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप समझ चुके हैं कि नई औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं।
इसमें कुछ 2006 में ये नई औद्योगिक नीति आई थी और उससे वर्तमान राज्य सरकार द्वारा कुछ नए निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। उसमें कौन-कौन से प्रस्ताव हैं, कितना का ये लागत आया है, कितना रुपए उस पे खर्च हुआ है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको लिखनी थी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया है। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला है जमालपुर में किस चीज़ का वर्कशॉप है और क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है? तो फ्रेंड्स जमालपुर में 1875 ईस्वी से एक बड़ा रेलवे वर्कशॉप है जिसमें 10,000 मजदूरों को रोजगार मिला है। ये एशिया का सबसे पहला वर्कशॉप था और मुंगेर जिला के जमालपुर में डीजल इंजन का कार्य होता है। कब स्थापित हुआ? ठीक है, कितने मजदूर वहाँ पे काम करते हैं, कितनों को रोजगार मिला? ये एशिया का सबसे पहला वर्कशॉप था और कहाँ है? मुंगेर जिला के जमालपुर में ये डीजल इंजन का कार्य होता है। ठीक है, तो किस चीज़ का वर्कशॉप है, क्यों प्रसिद्ध है? आई होप आप लोग समझ चुके हैं इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि राजगीर के औद्योगिक विकास पर अपना विचार प्रकट कीजिए। तो राजगीर का जो औद्योगिक विकास है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही अच्छा है। आप देखिए यहाँ पे क्या-क्या चीज़ बता रहा है कि प्राचीन काल के समय से ही राजगीर का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। यहाँ पर्यटन उद्योग विकास जो है वो किया जा सकता है। यहाँ गर्म जल के झरने, वेणुवन, जरासंध का अखाड़ा, रेलवे मार्ग द्वारा जैन मंदिर दर्शन के लिए आदि हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक विरासत एवं अनेक धर्म स्थलों, प्राकृतिक सौंदर्य के पर्यटन का विकास किया जा सकता है। ठीक है, राजगीर में अभी हाल में ही आयुध कारखाना खोला गया है जो कि औद्योगिक विकास का सूत्र है। ठीक है, तो ये है राजगीर के औद्योगिक विकास पर मेरे विचार। आप किताब पढ़िए और समझ के आप इसमें कुछ और चीज़ें चेंज करके भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि वहाँ पे औद्योगिक विकास पर आप अपने विचार भी यहाँ पे चूँकि आपको अपना ही विचार कह रहा है प्रकट करने के लिए, तो मेरे जो विचार थे बुक पढ़ के जो मैं समझ पाई उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप उसको पढ़िए, समझिए और इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं तो आप ऐड ज़रूर करिएगा। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपको अपना विचार बोल रहा है लिखने के लिए कि वहाँ के औद्योगिक विकास पर आप अपना विचार प्रकट करिए। आपके विचार में वहाँ पे औद्योगिक विकास में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह से उसका विकास होना चाहिए, ये सब चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है? जो भी बच्चे राजगीर गए हैं वहाँ पे देखे होंगे, किस चीज़ की उनको कमी लगी होगी, किस तरह से वो उसको मतलब और वहाँ पे क्या चीज़ ऐड करके उसको बेस्ट बनाया जा सकता है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग वहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन आपको बस ये लिखना है कि वहाँ पे विकास में किस-किस कौन-कौन चीज़ों का विकास होना चाहिए, औद्योगिक विकास। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है कि मुंगेर में कौन-कौन से उद्योग जो है वो विकसित हैं। तो फ्रेंड्स मुंगेर जिला जो है ना वो बीड़ी के 250 से अधिक कारखाने हैं वहाँ पे मुंगेर जिले में। मुंगेर में इंपेरियल टोबैको दिलावरपुर में स्थापित है। मुंगेर में कई तेल मिलें भी हैं। मुंगेर जिले के जमालपुर में डीजल इंजन का कार्य होता है। ठीक है, यह एक बड़ा रेलवे वर्कशॉप है। तो अभी मैंने आपको वर्कशॉप वाला जो क्वेश्चन था वहाँ पे ये बताया ही था, लेकिन और कौन-कौन से उद्योग वहाँ पे विकसित हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है? चलिए, प्रश्न संख्या 7 क्लियर हो चुका है कि वहाँ पे बीड़ी के कितने मिलें हैं, कारखाने हैं, 250 से अधिक कारखाने हैं और वहाँ पे इंपेरियल टोबैको दिलावरपुर में स्थापित है। ठीक है, कई तेल मिलें भी हैं और वहाँ पे डीजल इंजन का भी कार्य होता है जो एक बड़ा रेलवे वर्कशॉप है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। उत्तरी बिहार की अपेक्षा दक्षिणी बिहार में सड़कों का विकास अधिक हुआ है, क्यों हुआ? ठीक है, तो बिहार का अधिकतर भाग जो है ना वो मैदानी है, इसलिए यहाँ परिवहन के प्रायः सभी स्थलीय साधनों का विकास हुआ है और इसका उत्तरी भाग बाढ़ प्रभावित रहता है। ठीक है, तो जब उत्तरी भाग बाढ़ प्रभावित रहता है तो इस क्षेत्र में सभी यातायात साधनों का विकास दक्षिणी बिहार की अपेक्षा कम हो पाया और प्रत्येक साल उत्तरी बिहार जो है वो बाढ़ से प्रभावित होती है, तो सड़क और यातायात बुरी तरह से प्रभावित होता है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे जब वो यातायात, सड़क यातायात ये सब बुरी तरह से प्रभावित होता है हर साल, ठीक है, बाढ़ की वजह से, तो दक्षिण बिहार में सड़कों का विकास जो है वो उत्तरी भारत की अपेक्षा अधिक हुआ है, क्योंकि उधर वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं है। तो इसलिए जब उत्तरी बिहार जो है वो हर बार बाढ़ से प्रभावित होता है, वहाँ हर बार बाढ़ आता है, कोशी में जो है वो पानी का जल स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण बाढ़ से प्रभावित हो जाता है उत्तरी बिहार। तो इस कारण वहाँ पे सड़क और यातायात बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है, तो इसलिए दक्षिण वाला जो भाग है वहाँ पे सड़क जो है वो उसका विकास अधिक हुआ है, क्योंकि जब उधर बाढ़ नहीं आता है तो उधर से लोगों का आना जाना अधिक रहेगा, इधर से संपर्क टूट जाता है ना, आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए उधर साइड वो विकास ज़्यादा हुआ है। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोग समझ चुके हैं कि उत्तरी बिहार की अपेक्षा दक्षिणी बिहार में सड़कों का विकास अधिक क्यों हुआ है, अधिक हुआ है, ऐसा क्यों? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 कि बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र में क्या योगदान है।
तो फ्रेंड्स, बिहार एक भू आवेशित यानी लैंड लॉक्ड राज्य है। यहाँ जलमार्ग के लिए नदियों का उपयोग किया जाता है। बिहार में कई बड़ी नदियां हैं जिसमें सालों भर वो जल प्रभावित होता रहता है। यही कारण है कि इस राज्य में प्राचीन काल से ही जल परिवहन का कार्य होता है ना? जल परिवहन का कार्य होता रहा है। मध्यकाल में भी यातायात का मुख्य साधन क्या था? जल मार्ग ही था, यानी कि जल मार्ग जो है उसी के थ्रू लोगों का आना जाना था। गंगा, घाघरा, कोशी, गंडक, सोन आदि ये सब यहाँ की मुख्य नदियां हैं बिहार की हमारे, है ना? तो जल परिवहन के लिए उपयोग, जो कि जल परिवहन के लिए ये सारी नदियां उपयोग की जाती हैं। इन्हीं के थ्रू जो है वो नाव से जो भी सुविधा होती है उस हिसाब से वो लोग आना जाना जो है वो करते हैं। ठीक है। घाघरा नदी से यातायात, गंडक से लकड़ी, फल सब्जी, सोन नदी से बालू और पुनपुन नदी से बांस दिए जाते हैं। ठीक है। तो किससे कौन सा परिवहन होता है, आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं। गंडक से लकड़ी का होता है, फल सब्जी इन सब का होता है, सोन नदी से बालू का होता है, पुनपुन नदी से बांस जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये सारी नदियाँ किस रूप से, किस तरह से ये जो है वो जलमार्ग का है, एक तो रास्ता है, उसके बाद इनसे क्या क्या चीज़ें आती जाती हैं ये भी आप समझ चुके हैं। ठीक है। तो आई होप कि बिहार की नदियों का परिवहन के क्षेत्र में क्या योगदान है आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। बढ़ते हैं आगे 10वें प्रश्न की ओर। 10वां जो हमारा प्रश्न है वो है कि बिहार के प्रमुख हवाई अड्डों का नाम लिखें। तो बिहार में सिर्फ पटना एवं बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास हुआ है। पटना का हवाई अड्डा है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन के नाम। ठीक है। और उसके अलावा 7 हवाई अड्डों में मुजफ्फरपुर, जोगवानी, रक्सौल, भागलपुर, बिहटा आदि है। ठीक है। 2 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हैं और उसके अलावा जो है वो 7 हवाई अड्डे हैं। कहाँ-कहाँ ये हैं ये चीज़ आपको बता दिया है, लेकिन अगर इंटरनेशनल पूछे तो वो है एक पटना का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, और दूसरा जो है वो है एक बोधगया में। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 11 नंबर कि उत्तरी बिहार के रेल मार्ग की विवेचना कीजिए। ठीक है। तो उत्तरी बिहार का जो रेल मार्ग है, बिहार में रेल मार्ग का विकास जो है वो ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1860 में हुआ था। बिहार में रेलवे का विकास पूर्व पश्चिम रेलवे का निर्माण हुआ। ठीक है। आज़ादी के समय तक उत्तरी बिहार में अधिकतर बड़ी गेज का विकास हुआ था और स्वतंत्रता के बाद मोकामा के पास 1955 ईस्वी में राजेंद्र सेतु के निर्माण के उपरांत उत्तरी एवं दक्षिणी बिहार का रेल मार्ग द्वारा संपर्क स्थापित हो गया। उत्तरी बिहार में हाजीपुर में 2002 में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थापित हुआ। ठीक है। तो रेल मार्ग जो था उत्तरी बिहार में किस तरह से विकसित हुआ है, किस तरह से वो धीरे-धीरे आगे बढ़ा। सर्वप्रथम ब्रिटिश काल में ये जो है वो रेल मार्ग का विकास हुआ था। फिर 1955 में हुआ, फिर 2002 में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थापित हुआ। ये इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि आपको आए, क्योंकि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है ये पूछा है, तो हाजीपुर याद रखिएगा, और कब स्थापित हुआ है तो 2002 में। तो ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पे बन रहा है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। और सर्वप्रथम कब हुआ है बिहार में विकास रेल मार्ग का, तो 1860 ईस्वी में। ठीक है। तो इसको भी आप लोग टिक कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए, क्योंकि ये वाला तो आया है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय उत्तरी बिहार में कब स्थापित हुआ है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सबसे आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 कि बिहार के जल मार्ग पर अपना विचार प्रस्तुत करें। तो बिहार का जो जल मार्ग है उस पर आप अपने क्या विचार यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे विचार हैं, यहाँ पे अच्छे से इसको मैंने लिखा है। ठीक है। आप कुछ और इसमें ऐड कर सकते हैं तो आप करिए, क्योंकि जल मार्ग के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, क्योंकि जल के द्वारा ही यहाँ पे जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आती जाती हैं, है ना? तो उसमें क्या विकास किया जा सकता है, क्या-क्या चीज़ें और उसमें हो सकती हैं, वो यहाँ पे लिखना था। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि बिहार में जल मार्ग के विकास की असीम संभावनाएं हैं। वर्तमान में गंगा नदी में हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय जल मार्ग विकसित किया गया है। यहाँ गंगा के अलावा कोसी, गंडक, सोन नदियों की एक दूसरे से अगर हम लोग इसको जोड़ दें तो जल मार्ग काफ़ी विकसित हो सकता है। जल मार्ग काफ़ी कम खर्चीला एवं परिवहन का सबसे सबसे सस्ता परिवहन साधन है। यहाँ जलमार्ग के विकास के लिए नदियों के अवसाद के जमाव, बाढ़ एवं ग्रीष्मकाल में जल के अभाव के कारण परिवहन बाधित हो जाता है। यह समस्या दूर हो जाए तो यहाँ जल मार्ग का भविष्य जो है वो उन्नत है। तो कुछ चीज़ें और भी है जो इसमें दिक्कत करती हैं, जो कि होता है अवसाद। जब बाढ़ आता है तो उसमें अवसाद का जमाव होता है, काफ़ी खराब मिट्टी कुछ होती हैं जो काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है, बाढ़ आ जाता है, और गर्मी के दिनों में जल का भी अभाव हो जाता है। तो चूँकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जल मार्ग पर ही स्थित मतलब डिपेंड है, निर्भर हैं। ठीक है। जल परिवहन के थ्रू ही काम होता है, तो अगर इन सब कारणों से अगर वो बाधित हो जाता है तो बहुत ज़्यादा एक समस्या उत्पन्न हो जाता है, बहुत बड़ी एक समस्या हो जाती है। तो अगर इन सबको ध्यान में रखते हुए इसमें जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ये सारी चीज़ें हो जैसे कि यहाँ पे इन सारी नदियों को जोड़ दिया जाए,
कौन-कौन? गंगा के अलावा जो है कोसी, गंडक, सोन इन सबको एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो जल मार्ग काफ़ी विकास हो सकता है इसका, जल मार्ग का। और सबसे बड़ी बात है कि ये कम खर्चीला है। तो कम खर्चीले जो चीज़ें होती हैं उसको अगर हम लोग विकास कर सकते हैं, उसका विकास हो सकता है कम खर्च में, तो उसको करना चाहिए। और वो जब हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सस्ता परिवहन साधन है, तो अगर हो जाता है तो लोगों को काफ़ी आसानी होगी जल परिवहन का, ठीक है? जो यातायात सुविधा है, ये सारी चीज़ें भी बहुत आसान होंगी, बहुत फैसिलिटी लोग को बहुत ज़्यादा अच्छे से लोग जो है वो आना-जाना कर पाएँगे। बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हो जाते हैं, जैसे अभी आप देखिएगा तो बहुत सारे गाँव का संपर्क टूट जाता है। तो अगर इन सबको ध्यान में रख के थोड़ा-सा इस पे भी सरकार जो है वो ध्यान देगी तो काफ़ी बेटर हो सकता है ये सारी चीज़ें, और लोग का जो आवागमन है और भी जो कार्य है वो भी कंटिन्यू रह सकता है ना? तो आई होप कि आपको यहाँ पे सारे प्रश्नों का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया है। और जो भी प्रश्न का उत्तर आप नहीं समझ पाए हैं उसको आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी कुछ जो टिप्स मैंने आपको यहाँ पे बताई है आप उनको फॉलो करिए, आप लोग को काफ़ी हेल्प होगी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, ठीक है? क्योंकि ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप अगर बुक पढ़ेंगे तो इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ टोटल आपके 12 प्रश्न थे। इकाई 5 का जो ये तीसरा पार्ट था, तो इसमें टोटल 12 प्रश्न थे। 12 प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ बता दिया है। अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट है वो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो भी आप लोग खुद से लिखने की जरूर कोशिश करिएगा, बुक को पढ़िएगा, टॉपिक समझिएगा। अगर आपसे जितना ही लिखा जा रहा है, जितना आप लोग लिख सकते हैं आप लोग उतना ही लिखिएगा। और बाकी तो मैं आपको 4 प्रश्न है, चारों प्रश्न का उत्तर बताऊंगी ही, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 150 से 200 शब्दों में आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। 5 नंबर का प्रश्न आता है, ठीक है? तो आप इसको बुक को पढ़िएगा, चैप्टर को, और इन सारे प्रश्नों का उत्तर लिखने की कोशिश करिएगा। बाकी मैं आपको इन चारों प्रश्नों का उत्तर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।